हाँ, तो सीआईपी रूल में अपन क्या बात कर रहे थे कि भाई सीआईपी रूल के लिए आपको क्या करना है बेटा कि जो टर्मिनल एटम है या टर्मिनल कार्बन है, कोई जरूरी नहीं कि कार्बन ही हो, टर्मिनल एटम से जो डायरेक्ट एटम जुड़ा है, ध्यान सुनिएगा, टर्मिनल कार्बन से जो डायरेक्ट एटम जुड़ा है उसका एटॉमिक नंबर चेक करो। यानी पहला पॉइंट है check the atomic number of the atom which is directly bonded with टर्मिनल एटम। चेक करो टर्मिनल एटम से डायरेक्टली एटम जो जुड़ा है उसका एटॉमिक नंबर चेक करें। हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। ये देखिए मोर विल बी द प्रायोरिटी। देखिए सी से क्या जुड़ा है, एन और ओ, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा बेटा, ओ का, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी। इधर देखो सी से क्या जुड़ा है, सी और एच, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी। पहले प्रायोरिटी लिखना समझ में आया कि नहीं, पहला पॉइंट एटॉमिक नंबर से चेक करेंगे। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो, मान लो एटॉमिक नंबर सेम है, ऐसा हो सकता है कि आइसोटोप्स लगे हो, जैसे सी डबल बॉन्ड सी से ये लगा है आपका H, यहां लगा है D, यहां लगा है Cl, यहां लगा है Br। इफ द एटॉमिक इन केस ऑफ आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो एटॉमिक वेट चेक कर लो। In case of isotopes, higher the atomic weight, more will be the priority। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है, आइसोटोप्स हैं, तो देखो यहां कितना एटॉमिक वेट कितना उसका था, 2, इसका 1, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, इस सेकंड प्रायोरिटी, इसमें फर्स्ट सेकंड। चेक करो बेटा, पहला बात क्लियर हो गई। चलिए दूसरी बात करते हैं, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, अब दूसरा पॉइंट देखिए ध्यान समझिएगा। अगर अपन बात करें कि पहले समझ में आ गया भाई, दूसरा पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट अगर समझें कि भाई सी डबल बॉन्ड सी ऐसे है, यहां लगा है CH3, यहां लगा है CH2CH3, यहां लगा है Cl, यहां लगा है CH2Br। गड़बड़ मत करना। देखो if the atomic number of the atom which is directly bonded with the terminal atom are same, C check करो, if the atomic number of the atom which is directly bonded with the terminal atom are same, समझिएगा, if the atomic number या atomic weight, atomic number of the atom which is directly bonded with the terminal atom, देखो
the atomic number of the atom which is directly bonded with terminal atom are same, यानी ये क्लियर, ये सेम है, then move to second atom, मतलब क्या हुआ इसका कि मूव टू सेकेंड एटम का क्या मतलब हुआ कि यहां C और C सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इस C से जो अगला एटम है उसका एटॉमिक नंबर चेक करो जो डायरेक्ट जुड़ा। देखो यहां C से क्या जुड़ा है बेटा 3H, यहां C से क्या जुड़ा है 2H एक और C, तो अपन कंपेयर किससे करेंगे जो हायर होगा, तो C से H, यहां C से 2H कॉमन और यहां C से C जुड़ गया, तो इसका मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे। इसमें देखो C से क्या जुड़ा है Cl और C से क्या जुड़ा है C, बस यहीं डिसाइड हो जाएगा, फर्स्ट इसको सेकंड इसको। पहले बताओ समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का देख लीजिए। ये मत समझिएगा कि Br जुड़ा है, Br से मतलब नहीं है, पहला एटम डिफरेंट, पहले ही एटम डिसाइड कर देगा, फिर आगे मूव करने की जरूरत ही नहीं। आगे मूव कब करना है जब पहला एटम सेम है, तो फिर अगला एटम जो ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। चेक करो बेटा, पहले बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, मजा तभी है सब कुछ एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि भाई कैसे आप आगे बढ़ें, तो एटॉमिक नंबर ये सब समझ में आ गया भाई कैसे कैसे करना। अब हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल का मतलब होता है बेटा पाई बॉन्ड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो प्रायोरिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रायोरिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, देखो प्रायोरिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स की बात करें कि मल्टीपल बॉन्ड्स को कैसे प्रायोरिटी देंगे, कहने का मतलब ये कि अगर इस तरह आ गया मान लीजिए, देखिए इधर तो सीधे आ जाएगा, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, एक साइड यहां डबल बॉन्ड है यहां ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड आया ट्रिपल बॉन्ड आया, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स फर्स्ट कन्वर्ट्स द मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड इनटू इट्स हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। फर्स्ट मतलब जो डबल बॉन्डेड है ना या ट्रिपल बॉन्डेड है उनको इनके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब रियल ऐसे देख नहीं पाओगे आप, किस में कन्वर्ट करोगे हाइपोथेटिकल में। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स ध्यान सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स फर्स्ट convert into its hypothetical structure। अब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझना है, क्लियर भाई। तो इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इन केस ऑफ, ध्यान सुनिएगा भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अच्छे समझ लीजिएगा ना। इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स फर्स्ट कन्वर्ट इनटू इट्स हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। अब ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है यार, समझो तो ध्यान से समझिएगा। अब अपन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये आगे बहुत हेल्प करेगा। देखिए बेटा, सपोज अपन ने क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी कि ये लगा है,
ये तो हो गया। अब इसको और इसको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटा। सो जो है अपन देखें कैसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो जैसे ये कंपाउंड है, यही तो जुड़ा है, ये वैलेंसी जुड़ी है टर्मिनल एटम से, CH डबल बॉन्ड CH2। सो इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखो। हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, जैसे डबल बॉन्डेड है तो डबल बॉन्ड का मतलब ऐसा समझ लीजिए, डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जैसे 2 एटम जुड़े हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, हाइपोथेटिकल में 3 एटम जुड़े हैं। देखो CH, तो यहां C और यहां H, ये तो ठीक है, ये वैलेंसी खाली, यहां H जुड़ा था। अब इसमें क्या लिखा है, डबल बॉन्ड CH2, तो इसका मतलब यहां आप क्या कर दीजिए बेटा, 2 CH2 लगा दीजिए। ये देखो क्लियर है, पहले आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहां अपन ने डबल बॉन्ड CH2 था तो डबल बॉन्ड की जगह 2 CH2 लगा दिए। अब देखो होता क्या है, अच्छा 2 CH2 में एक रियल CH2 है, एक इमेजिनरी CH2 है। भाई अरे CH2 तो एक ही था ना यार, CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक रियल CH2 है, एक इमेजिनरी CH2 है, ये तो मतलब हुआ। ओके तो ध्यान सुनना, रियल और इमेजिनरी तो कैसे करेंगे समझना, क्योंकि अभी CH2 लगा है ना, अभी इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4, इसमें तो 3 ही है ना बेटा, अभी 3 3। तो ध्यान सुनना ध्यान से, सेटिस्फाई द बैलेंसी ऑफ रियल कार्बन, रियल एटम का हो क्योंकि कार्बन की जगह कुछ और भी हो सकता है। सेटिस्फाई द बैलेंसी ऑफ रियल कार्बन, रियल एटम विद CH3, मतलब जो बैलेंसी खाली है उसमें क्या जोड़ दो, CH3। क्लियर। और जो इमेजिनरी एटम है उसकी वैलेंसी H से सेटिस्फाई करा दो, यानी जो वैलेंसी खाली है उसमें H लगा के वैलेंसी पूरी कर दो, क्योंकि ऐसे तो नहीं लिख पाओगे, लिखोगे तो पूरा कंपाउंड। तो ध्यान सुनना ध्यान से, रियल एटम और इमेजिनरी एटम का मतलब समझ में आ गया। जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, तो CH2 तो एक ही है, यहां हमने 2 लिखे, तो मान लीजिए ये जो है रियल CH2 है और ये जो है इमेजिनरी CH2 है। इमेजिनरी मतलब हमने अपने आप लिखा है, क्लियर है। तो क्या करना है ध्यान सुनिएगा, सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ रियल एटम, रियल एटम इसलिए लिख लिया क्योंकि इसमें तो कार्बन है, जरूरी नहीं कार्बन हो। सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ रियल एटम विद CH3 and वैलेंसी ऑफ इमेजिनरी एटम विद H। ये देखिए, आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखिए नहीं समझ में आया उसी के लिए तो आया गया है। देखो ये है और यहाँ पे एक CH2 लगा था, एक CH2, तो ये रियल था तो इसमें एक वैलेंसी खाली है तो यहाँ CH3 जोड़ दीजिए, और यहाँ एक वैलेंसी खाली है, यहाँ H जोड़ दीजिए। ये देखिए क्या कहानी क्लियर हुई, चेक करो बेटा। ये तो हो गया डबल बॉन्ड का। अब अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है आपका, ये देखिए। तो यहां से आप क्या करिएगा, ध्यान से देखना बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या करना है, 3 CH लगाने हैं। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 CH। अच्छा 3 CH में रियल कार्बन एक है या 2, जल्दी बोलो। एक है यार, रियल में तो एक ही था ना, इमेजिनरी 3 कर दिए, इसका मतलब रियल 1 इमेजिनरी 2, तो ये रियल है, ये रियल है। अच्छा रियल की वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करना है, CH3 से। कितनी वैलेंसी खाली है भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना बेटा, 4 वैलेंसी होती है, तो देखो अभी कितनी खाली है, 2 खाली है ना, तो अपन इसमें क्या करेंगे, 2 CH3 लगा देंगे और यहां क्या करेंगे, H लगा के सेटिस्फाई करेंगे। ये देखिए पहले आराम से चेक कर लो। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसा आ जाता, देखिए
CN आ जाता, लगा होता टर्मिनल कार्बन से, और इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना है। कोई बात नहीं, सेम देखिए C 3N जोड़ दीजिए, ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, 3N जोड़ दीजिए। अच्छा रियल में तो एक ही N है ना अपना, तो रियल में एक N है तो इसकी वैलेंसी CH3 से जोड़ दीजिए, 2 वैलेंसी खाली है, ठीक। और इसमें ये देखो, समझ में आया कि नहीं? और देखो, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O में देखिए कैसे होगा, C 2O, ये देखो डबल का मतलब 2, एक रियल कार्बन है और एक इमेजिनरी कार्बन है, तो रियल कार्बन की वैलेंसी CH3 से और इसकी H से, ये देखो। पहले बताओ मल्टीपल बॉन्ड समझ में आया? मल्टीपल बॉन्ड कैसे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कन्वर्ट करते हैं देख लो। अब समझो, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आया, यहां तो डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। यहां पे देखो क्या हो रहा है, अब इसको किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें और किसको सेकंड प्रायोरिटी दें, तो ध्यान सुनना। इफ द, ध्यान सुनना ध्यान से, इफ द रियल स्ट्रक्चर एंड हाइपोथेटिकल, थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा स्ट्रक्चर आर सेम इफ द रियल स्ट्रक्चर एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आर सेम, मतलब क्या हुआ इसका, यहां से एक रियल स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल, देखो इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, चेक करो। देखो इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हमने बनाया है, क्या ये और ये देखो सेम है, ये देखो, यानी किसी का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर एक जुड़ा है और वही उसी का रियल स्ट्रक्चर जुड़ा है। देन द प्रायोरिटी ऑफ रियल स्ट्रक्चर विल बी हायर, ये देखो, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना पड़ेगा, सेकंड इसको देना पड़ेगा। देख लो, मतलब किसी का रियल स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर सेम हो गया तो फिर रियल स्ट्रक्चर की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। बेटा देख लो, समझ में आया कि नहीं? देखो और एक कर देते हैं, जैसे ये कंपाउंड है, अब इसको आपको क्या करना है बेटा, प्रायोरिटी देना है कि कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा सेकंड प्रायोरिटी। तो देखिए करना क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले को आपको बताया गया था डायरेक्ट आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीपल बॉन्ड वाले का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। सो अगर हम ऊपर वाले का हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएं, इसका देखिएगा
डबल बॉन्ड था 2 लिखे, ये रियल का वैलेंसी CH3 से और इसका H से, ये देखो। और इसी तरह इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाइएगा तो एक CH2 बेटा यहाँ लिखेंगे, एक CH2 यहाँ लिखेंगे, इसको CH3 से और इसको H से, पता है ना, देख लो, गड़बड़ मत करना, ठीक। तो क्या समझ में आया कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, ये कुछ आइडिया लगा होगा। सो हमने एग्जाम्पल अपन ने लिया, जैसे यहाँ CH डबल बॉन्ड होता, आपने देखा कि यार डबल बॉन्ड O है का मतलब 2 O। अच्छा 2 में फिर आपको बताया गया कि एक जो है इसमें क्या होगा कि जैसे 2 O है तो एक तो इसमें रियल O है और एक इमेजिनरी O है, बिकॉज अपने पास था तो बेटा एक ही O। तो जो रियल O है उसकी बैलेंसी जो बची हुई है उसको आप क्या करो, CH3 से सेटिस्फाई करा दो, और जो इमेजिनरी O है उसकी बैलेंसी H से सेटिस्फाई करा दो। ये देखिए ये आ गया, क्लियर। सो आपको क्या बताया गया था कि अगर रियल स्ट्रक्चर एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो, जैसे इसका रियल स्ट्रक्चर ये देखिए और इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर यही है, ये देखिए। तो इफ द रियल स्ट्रक्चर एंड हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर आर सेम देन प्रायोरिटी ऑफ रियल स्ट्रक्चर विल बी हायर देन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। यानी इसको बेटा अपन क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। इसी तरह इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। पहले होता प्रायोरिटी निकालना क्लियर हो रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि आप ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि रिंग आ जाते हैं प्रायोरिटी देने के लिए। देखिएगा जैसे मान लीजिए आपके पास ये C डबल बॉन्ड C है और जो है एक अपन ने 5 कार्बन की रिंग लगाई और एक अपन ने बेटा इसमें 4 कार्बन की रिंग लगाई, ठीक है। एक अपन ने ये लगाया, ये लगाया, ठीक है। अब इसको प्रायोरिटी देना है तो देखिए एक बात समझिए, सबसे पहले हम यहां बात करते हैं। देखो यहां C और इसके बाद डायरेक्ट हो यहां CC लगाए तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। पहले ये देख लो आप फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि बेटा यहां पे क्या है, क्योंकि यहां पे O पहले आ रहा है तुरंत, तो O पहले आया तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई, उसकी सेकंड। अब इनकी चेक करो। अब इसमें जैसे क्या होता है कि एक 4 मेंबर की रिंग है, एक 5 मेंबर की रिंग है। जनरली आप देखोगे तो बुकों में क्या कहते हैं कि जो हायर मेंबर की रिंग है उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन ये गलत है। जो लोअर मेंबर की रिंग होती है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। क्यों, देखो समझो। ये है और एक बेटा आपका ये है, इनको प्रायोरिटी देने के लिए इनको फिर हम इनके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बेटा। इनके किस में कन्वर्ट करते हैं हम, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में। जब इनके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिएगा। देखिए यहां पे आप देखिए कि यहां पे बेटा ये CH है, ओके। अब यहां से आप यहां घूम जाओ तो यहां से यहां घूमे तो पहला मिला CH2, देखिएगा ध्यान से, CH2 CH2 CH2, क्लियर। तो 1 2 3 4, अब फिर वहीं जुड़ जाओगे तो उसको बैलेंसी छोड़ दो, क्लियर। इसके बाद इधर से अगर घूमोगे तो इधर से भी आपको क्या आएगा, CH2 CH2 CH2। ये देखिए ऐसे ओपन कर देते हैं। कैसे ओपन किया समझ में आया। यहां से क्या हुआ कि ऐसे ओपन किया तो एक इधर वाला यहां तक ले जाओ और एक इधर वाला यहां तक ले जाओ, इसी तरह। अब इसमें फर्क समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। यहां देखिएगा तो 3 CH2 हैं, ये देखिए ये कर दिए। अब देखने से तो बेटा ऐसे लगेगा कि ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें 4 CH2 है, इसमें अपना 3 CH2 है। लेकिन लॉजिक सोचो, लॉजिक क्या है इसमें कि 4 कार्बन के बाद 3 डिग्री कार्बन आता है,
CH2 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 देन यहाँ, यानी इसमें 4 CH2 के बाद 3 डिग्री कार्बन आता है। और यहां आप देखिएगा तो 1 2 3, क्या 3 CH2 के बाद 3 डिग्री कार्बन आ जाएगा? सोच के देखो, जब 3 CH2 के बाद इसमें बेटा 3 डिग्री कार्बन आएगा और उसमें 4 CH2 के बाद 3 डिग्री कार्बन आएगा, तो प्रायोरिटी तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकंड प्रायोरिटी ये। देख लो, इसी तरह ये है, चेक करो, जैसे यहां से यहां, यहां O, यहां C, तो इसको हो गया। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि अगर ऐसे आ जाए, देखना मान लीजिए यहाँ HCH3 लगा है और यहाँ पे एक CH2 के बाद वो लगाना है, एक मिनट बेटा ना, ये देखिए सेम तो नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक 6 मेंबर करेंगे अपन ने बना दी और एक 5 की बना दी। अब आपको ये देखना है, देखो अब इसमें क्या है कि अगर हेट्रो एटम की पोजीशन, समझो हेट्रो एटम समझते हो ना, कार्बन के अलावा अगर हेट्रो एटम की पोजीशन अलग अलग हो तो जहां हेट्रो एटम की पोजीशन पहले आएगी समझ लो उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट हो गई। लेकिन अगर हेट्रो एटम की पोजीशन सेम है, देखो यहां से CH2 के बाद है, यहां CH2 के बाद है, यानी बेटा हेट्रो एटम की पोजीशन क्या है इसमें? सेम। सो अगर हेट्रो एटम की पोजीशन सेम है तो फिर अपन जो लोअर कार्बन की या लोअर एटम की रिंग है उसको प्रायोरिटी देंगे। ऐसा क्यों? देखो बात समझो, इसको फिर हमें हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिएगा, एक तो आपके पास ये है और दूसरा जो है CH2 है बेटा बीच में ना, यहां पे ये देखो, ध्यान से देख लो, ये ना, क्लियर? सो अब इसका जब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाइएगा तो CH यहां घूम जाइए तो यहां पे आएगा CH2 और CH2 के बाद लगा है O के बाद कुछ और जोड़ा है यहां पे देखिए CH2 O। अच्छा, यहां पे आप देखिएगा ये देखिए, अब आप समझिए डिफरेंस कहां है। ऊपर तो सेम है, नीचे आइए, 1 2 CH2 के बाद O आ रहा है, यहां 3 CH2 के बाद O आ रहा है। तो अगर ऊपर में 2 CH2 के बाद O रहा है और नीचे में 3 CH2 के बाद O आ रहा है तो O जिसमें पहले आएगा, क्या बेटा प्रायोरिटी उसको पहली मिलेगी। यानी कि ये देखो, क्या कहानी समझ में आई? ये है प्रायोरिटी। क्या अब प्रायोरिटी क्लियर हो गया? अब प्रायोरिटी अगर आपको क्लियर हो गई तो अब मतलब आपन ने ना सारे केस डिस्कस कर लिए, जो जो हो सकते हैं सब। अच्छा, एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए ये आ जाए कंपाउंड, इसको प्रायोरिटी लिखना है तो इसको तो बेटा ऐसे लिख दोगे, Br का एटॉमिक नंबर याद होता है। अच्छा, ये दोनों सेम है देखो, और बाई चांस इसमें लिखा हो कि ये सिस है और ये डबल बॉन्ड ट्रांस है क्लियर? तो ध्यान रखना कि प्रायोरिटी ऑफ सिस ग्रेटर देन ट्रांस होती है। तो अगर आइडेंटिकल कंपाउंड लगे हैं और सिस और ट्रांस हैं तो हमेशा सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी,
यानी फर्स्ट प्रायोरिटीज को सेकंड प्रायोरिटीज को। क्या बात समझ में आ गई? ये देखिए, तो ये आ गया। अब अपन जो है अब पढ़ेंगे ई एंड जेड फॉर्म। ई एंड जेड फॉर्म की बात अगर की जाए कि किसे हम ई फॉर्म कहेंगे, किसे जेड फॉर्म कहेंगे, अगर हम ये बात करें कि किसे हम ई फॉर्म कहेंगे, किसे हम जेड फॉर्म कहेंगे, तो बात जरा समझें। सो जो है हम लोग ई जेड की बात करेंगे कि भाई कौन सा फॉर्म ई फॉर्म होता है, कौन सा फॉर्म जेड फॉर्म होता है। तो देखो इसमें बहुत आसान सा तरीका है। जैसे ऊपर वाले को ही ले लो, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप या सेम प्रायोरिटी वाले एटम, सेम प्रायोरिटी का क्या मतलब है? सेम प्रायोरिटी का बेटा मतलब है 1 सेकेंड सेकेंड ना। सो अगर अपन ये बात करें कि अगर सेम प्रायोरिटी वाले एटम, समझना सेम प्रायोरिटी का मतलब क्लियर करना, जैसे फर्स्ट सेकंड सेकंड। सो सेम प्रायोरिटी वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड आए तो जेड है। क्लियर? अभी हुआ यार ये बड़ा कंफ्यूजन सा है, याद कैसे रखेंगे? तो ध्यान सुनना, कैसे याद रखेंगे। इनेमी क्या होता है? दुश्मन। इनेमी क्या होता है? दुश्मन। अच्छा, दुश्मन सेम साइड रहते हैं अपोजिट साइड? बोलो जल्दी बोलो, याद करने का तरीका है। बोले अपोजिट, बस खत्म। तो ई फॉर्म क्या होगा? अपोजिट। तो जेड फॉर्म क्या होगा? सेम। भाई एक याद कर लो तो दूसरा आ जाएगा ना भाई। तो देखो, इफ सेम प्रायोरिटी एटम और group of atoms, same priority atom or group of atom are in same side, then compound will be Z form. And if same priority atoms or group of atoms are in opposite side, then it will be ई फॉर्म। चेक करो बेटा, क्लियर? अगर सेम प्रायोरिटी एटम वाले, सेम प्रायोरिटी एटम सेम साइड होंगे तो जेड होगा, अपोजिट होंगे तो ई होगा। तो याद कैसे रखना? याद रखो, ई मतलब इनेमी, दुश्मन हमेशा अपोजिट रहेंगे। तो अपोजिट वाला क्या हो गया? ई। सेम वाला हो गया जेड। बताओ इसमें देखो क्या है, ई है कि जेड है? चेक करो, फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड है, ये हो गया आपका जेड फॉर्म। चेक करो बेटा, ये देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। क्या ईजेड निकालना आया? अब देखो, कोई भी फॉर्म आ जाए, लाइक जैसे अपन ने देखो, ये है एक प्रकार से जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था बेटा, ये है ट्रांस टू ब्यूटीन। क्या है? ट्रांस टू ब्यूटीन। चेक करो, इट इज अ ट्रांस टू ब्यूटीन। लेकिन अगर हम, आपको पहले बताया गया था कि जो ईजेड फॉर्म होता है वो जनरल फॉर्म होता है, यानी एवरी सिस एंड ट्रांस को आप ई और जेड में लिख सकते हो।
लेकिन EZ को सिस ट्रांस में लिख पाओ ऐसी कोई गारंटी नहीं है। यानी अगर ये ट्रांस टू ब्यूटीन है और हम इसे EZ में लिखना चाह रहे हैं, लिख दीजिए, प्रायोरिटी लिख दीजिए। देखिए बेटा, फर्स्ट सेकंड क्या अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये E फॉर्म है। ये देखो, ये देखो, क्या समझ में आया? ये तरीका है। तो EZ का सीधा सा होता है कि आपको बेटा अगर प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना आ गया तो आप EZ बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन आया, फाइंड टोटल आइसोमर्स ऑफ C2FClBrI। ये देखिए, क्लियर? अब इसके आपको जो है आइसोमर बताने हैं। क्लियर? अब ये आइसोमर कैसे बनेंगे, ठीक है? टोटल आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल ही होंगे और कुछ होगा भी नहीं। देखो, अब यहाँ C2FClBrI है, तो ये बेसिकली अगर हम इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि चारों एटम इसमें मोनोवैलेंट हैं और आपको बताया गया था मोनोवैलेंट एटम को आप हाइड्रोजन से रिप्लेस कर सकते हो, तो C2H4 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 आएगा। समझ में आया कैसे? FClBrI की जगह हाइड्रोजन कर देंगे तो ये बन जाएगा C2H4 और C2H4 को C2H6 से कंपेयर कर लेंगे। स्ट्रक्चर में बताया गया था आपको। तो इसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेटा कितना आ जाएगा? 1। तो अब इसके देखो कैसे आएंगे। देखो, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड है FClBrI, ये एक स्ट्रक्चर है। अब आप ये चेक करो, क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है क्या? पहले चेक करो इसमें क्या ज्योमेट्रिकल होगी। ज्योमेट्रिकल के लिए क्या बताया गया था? ये टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल एटम से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अगर ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा तो आप ये चेक करना है कि ये बेटा E फॉर्म है कि Z फॉर्म है। बहुत आसान तरीका है। क्या? फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी। तो बताओ क्या हो गया? ये हो गया Z फॉर्म। चेक करो, और इसी का आप देखोगे ये हो गया आपका E फॉर्म। देखो, यानी एक स्ट्रक्चर के आपको दिख रहा है 2 आइसोमर मिल रहे हैं। क्लियर? सो अगर हम देखें तरीका क्या है, किसी एक को आप फिक्स कर दो, यानी Br की पोजीशन हमने क्या कर दी बेटा? फिक्स्ड। अब क्या करो कि Br के साथ एक एक ग्रुप लगाओ। जैसे Br के साथ यहां क्या लगा था? I। अभी हमने Br के साथ क्या लगा दिया? Cl। क्या बचा? F और I। क्या इसके फिर 2 हो जाएंगे, सिस और ट्रांस, मतलब E और Z। और फिर क्या करो, Br के साथ I लग चुका, Cl लग चुका, F बचा है, इसके 2 हो जाएंगे। तो जो टोटल आइसोमर्स आ जाएंगे बेटा वो कितने आ जाएंगे? 6। चेक करो, यहां से टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 6। अच्छा, इसमें सिस और ट्रांस नहीं लिख सकते आप, ध्यान रखना। इसमें केवल क्या लिखेंगे बेटा? E और Z, क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम, जो कि नहीं है, तो यहां हम E और Z लिखेंगे। क्या E और Z कहानी क्लियर हो गई? देख लीजिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो EZ समझ में आ गया। अब हम लोग EZ निकाल लोगे ना, कोई भी कंपाउंड होगा उसमें EZ आप बता सकते हो। क्लियर? देखो, अब आता है सिन एंड एंटी फॉर्म। तो सिन और एंटी फॉर्म जो है आपको बताया गया था कि सिन और एंटी फॉर्म जनरली कहां यूज किया जाता है बेटा? ऑक्साइम में। सो ऑक्साइम
sin and antiform is generally used in ऑक्साइम एंड एजीन एन डबल बॉन्ड एन कंपाउंड, इनमें यूज किया जाता है, इसमें और ऑक्साइम में। अब ये हुआ कि ऑक्साइम क्या होता है, तो आपको पहले भी बताया गया था कि बेटा ऑक्साइम क्या होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड होता है और इसमें रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन की। याद करो, बताए थे स्ट्रक्चरल में ना, नहीं इसी में ज्योमेट्रिकल में बताए थे, शो करेगा कि नहीं। ये देखो वाटर निकाल देते हैं और इस तरह का जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं हम ऑक्साइम। ऑक्साइम, ये ऑक्साइम ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं शो करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि इनके ये ग्रुप क्या लगे हैं। अगर ये दोनों ग्रुप सेम हैं तो फिर ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, और अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। जैसे देखिएगा, ये देखिए ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा और इसका क्या होगा नाम, तो देखो इजेड तो लिख ही सकते हो, ठीक है, क्लियर। अगर आप इजेड लिखना चाहो तो इजेड लिख सकते हो इसको, लेकिन सिन और एंटी में क्या होगा कि देखो इफ H and OH are in same side, if H and OH are in same side, then it will be syn, and if H and OH are in opposite side, then it will be antiform। चेक करो बेटा, तो यहां देखो, यहां H है, यहां OH है, ये कौन सा हो गया, एंटीफॉर्म। चेक करो, और इसका जो सिन फॉर्म होगा, इसका जो सिन फॉर्म होगा, ये देखो ये होगा सिन फॉर्म। चेक कर लो बेटा, सिन फॉर्म एल्डिहाइड के केस में, क्योंकि एल्डिहाइड में बताए थे ना, ये R और H होगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड केस में हमेशा हम लोग क्या चेक करेंगे बेटा, H और OH, H और OH अगर सेम साइड है तो सिन हो जाएगा, और H और OH अगर अपोजिट साइड है तो एंटी हो जाएगा। चेक कर लो, क्लियर, क्या बात समझ में आई। अब देखो इन केस ऑफ कीटोऑक्सिम, इन केस ऑफ कीटोऑक्सिम, कीटोऑक्सिम याद है ना, कीटोन का ऑक्सिम, कीटोऑक्सिम कंपाउंड में बी सिन और एंटी। अब इसका क्या मतलब है समझो, जैसे ये कंपाउंड देखिए, ठीक है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे, देखो इसमें क्या है, OH और PH सेम साइड है, देखो तो कहेंगे कि इट विल बी sin with respect to pH and it will be anti with respect to CH3। ये देखो, यानी OH जिस ग्रुप के सेम साइड है, समझो OH जिस ग्रुप के सेम साइड है वो उसका सिन फॉर्म होगा, और OH जिस ग्रुप के अपोजिट साइड है वो उसका एंटी फॉर्म होगा। देख लो, तो एक कीटोन वाला जो ऑक्साइम है वो बेटा सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। जैसे और देखो, जैसे मान लीजिए
इसको क्या कहेंगे, सिन फॉर्म है। सिन फॉर्म क्यों, दोनों ग्रुप क्या है, सेम साइड, ठीक है। ये हो जाएगा एंटी फॉर्म, ये देखो। तो सिन फॉर्म क्या होता है, एंटी फॉर्म क्या होता है ज्योमेट्रिकल में, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। तो कैसे कैसे सिन और एंटी होगा, ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, कैलकुलेशन फॉर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे किसी कंपाउंड में टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट किए जाएंगे, अब इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है भाई। कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, तो देखो क्या होगा, एक आएगा इसमें ज्योमेट्रिकल एरिया। अभी वो ज्योमेट्रिकल एरिया क्या है, तो ज्योमेट्रिकल एरिया का मतलब होता है कंपाउंड का ऐसा एरिया या ऐसा पार्ट जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही हो। क्लियर, द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपाउंड, the number of parts of the compound which can show geometrical isomerism, which can show geometrical isomerism। अब इसका मतलब क्या है समझो, देखो, इफ अ कंपाउंड हैव स्मॉल n, ध्यान सुनिएगा, अनसिमेट्रिकल, ध्यान से, स्मॉल n अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल एरिया, देन टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इक्वल टू 2 की पावर n। ये देखो, अगर किसी कंपाउंड में स्मॉल n अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल एरिया है तो फिर टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा होंगे 2 की पावर n। अच्छा, अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, अनसिमेट्रिकल का मतलब है कहीं से सिमेट्री ना हो, मतलब बीच से ऐसे काट दो तो इधर का और इधर का लेफ्ट और राइट सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो, मान लो ये कंपाउंड है और इसमें बोला कि टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सकें। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो देखो एक बात समझो, सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको कंपाउंड में देखना पड़ता है कि कहां कहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है। तो आप देखिए, एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा यहां हो रही है इस डबल बॉन्ड पे। देखो क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन हो गया और इन टर्मिनल कार्बन से H और ये ग्रुप, H और ये ग्रुप यानी डिफरेंट लगे हैं, ये शो करेगा। एक ये हो गया देखो, और एक ये नहीं हुआ, ये वाला डबल बॉन्ड
ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। चेक कर लेना बेटा, ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा क्योंकि यहां पे टर्मिनल कार्बन से दो आइडेंटिकल ग्रुप लगे हैं। इसका मतलब क्या ज्योमेट्रिकल एरिया दो ही हुआ और कहीं से कोई सिमेट्री नहीं है, तो 2 की पावर 2 4 आंसर आएगा। देखो भाई चेक कर लो, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने आएंगे 4। क्या समझ में आया? कहानी क्लियर हो रही? देख लीजिए, क्या ये बात क्लियर है? पक्का? देख लो भाई, गड़बड़ मत करना, ठीक है? जैसे फाइंड टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मान लो ये देखो, तो इसमें जो है अगर ये इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या चेक करना है, कौन कौन सा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा। एक तो ये शो करेगा, देखो बेटा ये भी शो करेगा, अरे ये तो सारे ही शो कर गए देखो, क्योंकि जो कंडीशन है ज्योमेट्रिकल की, जैसे यहाँ ये लगा है ना, यहाँ एक लोन पेयर है, टर्मिनल वाले, ये टर्मिनल, इनसे क्या होने चाहिए, ग्रुप क्या जुड़े होने चाहिए, डिफरेंट, सब में डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस क्वेश्चन के जो हो जाएंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये हो जाएंगे 2 की पावर 3 8। ये देखो, क्या भाई बात समझ में आई? देख लो, क्लियर? पक्का? देखो, तो यहां से ये बात आपको जो है समझ में आ गई कि भाई कैसे कैसे हम लोग जो है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? देख लीजिए, सो जो है बेटा आपको ये समझ में आया कि कैसे कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालते हैं अगर किसी कंपाउंड में अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल एरिया होते हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल एरिया आ जाते हैं। अभी सिमेट्रिकल का क्या मतलब है? सिमेट्रिकल मतलब कंपाउंड कहीं ना कहीं से बीच से क्या हो बेटा, सिमेट्रिकल हो, मतलब कि आधा पार्ट एक जैसा हो। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आया, ये देखिए आप कंपाउंड देखिए, क्या ये कंपाउंड सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको? देखिए यहां से देखिए, इधर का और इधर का पार्ट बिल्कुल सेम है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है, ठीक है? तो अब ध्यान समझिए, इफ, इसी की बात अभी करेंगे, इफ अ कंपाउंड हैव स्मॉल n unsymmetrical ज्योमेट्रिकल एरिया। अच्छा, अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल एरिया, अब n क्या है, कुछ भी हो सकता है यार, n इवन और, तो a पार्ट, इफ n इज इवन, n क्या हो, इवन हो। इवन का तो मतलब समझ में आता ही होगा ना, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6। तो if as n is a even, then total geometrical isomers इक्वल टू होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये देखिए, चेक करो बेटा, ये होंगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जैसे इस वाले कंपाउंड में देखो, तो ज्योमेट्रिकल एरिया एक इधर है और एक इधर है, देखो n का वैल्यू बेटा 2 हो गया। तो अगर हम लिखें कि टोटल GI, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1,
तो 2 की पावर 2 1 प्लस 2 की पावर 0, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये देखो, तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेटा इसमें कितने होंगे? 3। 3 समझ में आता है? ऐसा क्यों? क्या हुआ ना, सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस, और जो ट्रांसिस होगा वो सेम हो जाएगा, इसलिए 4 होना चाहिए 2 की पावर 2, तो 4 ना होके 3 हो जाता है, क्योंकि एक बेटा क्या हो जाता है उसमें, कॉमन हो जाता है। देख लीजिए, अब अगर अपन दूसरा पार्ट बात करें कि इफ n इज ऑड, n क्या है बेटा? ऑड है, ठीक है। देन टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये होंगे 2t पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1/2। चेक कर लो, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन लिखें, चलो लिखते हैं। देखो बात समझो, जैसे ये देखो बेटा, चेक करो कहीं से सिमेट्री दिख रही है आपको? चेक करो बेटा, यहां से आप देखो, यहां से ये देखो, आधा आधा पूरा एग्जैक्टली बराबर होगा, देखो चेक कर लो। अच्छा, ज्योमेट्रिकल एरिया कितने हैं? 1 2 और 3, ये देखो। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस कंपाउंड के हो जाएंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे बेटा 2 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 माइनस 1/2, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, तो 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। समझ में आया? देख लीजिए, क्लियर है बेटा? गड़बड़ मत करना ना। क्लियर बेटा? अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बात जरा समझिएगा। अगली हेडिंग देखिए, क्या पढ़ना है हमारे को? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें कि साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे होगी, तो देखिए, जैसे दिस इज 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बेटा एक इसका सिस फॉर्म होगा और एक इसका ट्रांस फॉर्म होगा। देखो यहां से ये इसका एक ये सिस है, सिस फॉर्म, और एक इसका जो है ट्रांसफॉर्म है, ये देखो। क्लियर? एक तो ये आ गया। दूसरा जो हम लोग को मेनली पढ़ना है, तो ऐसा ही था, मेनली जो पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है, अब ये कहा जाए कि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि नहीं शो करेगा, तो ये कोई ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्लियर? तुम्हारे से कहा जाए बेटा साइक्लोहेक्सीन, तो कहेंगे हम नो ज्योमेट्रिकल। अब समझो इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो कर रहा, जबकि टर्मिनल कार्बन तो अलग अलग एटम से जुड़े हैं। चेक करें भाई, जो कंडीशन थी देखो H और इधर ग्रुप है, तो ये अलग अलग एटम्स जुड़े हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है। ऐसा क्या है, लॉजिक क्या है? क्या होता है कि देखो रिंग में साइक्लो एल्कीन की बात करते हैं, साइक्लो एल्कीन, ठीक है। तो इन केस ऑफ साइक्लो एल्कीन, समझना बेटा, साइक्लो एल्कीन मतलब रिंग में डबल बॉन्ड। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, in case of cycloalkene for geometrical isomerism, ring
मस्ट हैव, ध्यान से, एट लीस्ट 8 एटम्स। चेक करो, इसका मतलब समझो क्या है कि अगर कोई साइक्लिक एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना है तो रिंग में कम से कम 8 एटम होने चाहिए। 6 एटम वाला, 7 वाला, 5 वाला, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इसमें बेटा क्या होता है, इसमें सिस फॉर्म तो एग्जिस्ट कर जाता है जिसमें HH सेम साइड है, लेकिन जो HH अपोजिट साइड आप करोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। लेकिन अगर हम देखो, देखना, ये है, देखिए, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, साइक्लोऑक्टीन। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोऑक्टीन है बेटा। ये देखो 8 कार्बन की रिंग है ना, तो यहाँ H, यहाँ क्या है, सेम साइड, ये देखो, तो ये हो गया सिस साइक्लोऑक्टीन। क्या हो गया? ये हो गया सिस साइक्लोऑक्टीन। ये देखो, क्लियर? अब अगर इसका ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि HH क्या हो बेटा, अपोजिट साइड होते हैं, इनको क्या करें, घुमाना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ये है इसका ट्रांसफॉर्म। चेक करो, देख लो, इसको घुमा दिया गया है, तो ये देखो कैसे ट्रांसफॉर्म है। इसका H यहां है और इसका H यहां है। देखो, ये है ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। ये देखो, ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। तो ये सिस है, ये इसका ट्रांस है। इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर रिंग में डबल बॉन्ड है तो कौन सा रिंग में डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा? जिस रिंग में कम से कम 8 एटम होने चाहिए। क्लियर? देख लो, गड़बड़ मत करना। क्या भाई बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब साइक्लोहेक्सीन में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर? इन केस ऑफ साइक्लोएल्कीन, समझिएगा बेटा, इन केस ऑफ साइक्लोएल्कीन, इफ रिंग हैव 8 to 12 एटम, ठीक है, देन स्टेबिलिटी ऑफ सिस ग्रेटर देन ट्रांस। ये देखिए, क्लियर? सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा होती है अगर रिंग में 8 से 12 एटम है। एंड इफ रिंग हैव more than 12 atom, then stability of trans greater than cis। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि रिंग में सिस और ट्रांस पहचानने में दिक्कत आती है, कि रिंग में जो है हम लोग सिस और ट्रांस पहचान नहीं पाते। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई रिंग है, बहुत आसान है। ये देखिए, तो कितने एटम हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है और एक यहाँ डबल बॉन्ड है, देखिएगा कैसे सिस ट्रांस पहचानते हैं। जो ये कॉर्नर दिख रहे हैं ना, कॉर्नर बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो H खींच दो, ये कॉर्नर भी बाहर की तरफ H खींच दो,
इस डबल बॉन्ड में ये कॉर्नर बेटा यहाँ तो H और ये कॉर्नर ये H, ये तो देखो ये हो गया सिस फॉर्म, चेक करो एक लाइन में, ये सिस फॉर्म और ये वाला डबल बॉन्ड हो गया ट्रांस। चेक कर लो बेटा, क्या सिस ट्रांस निकालना आ गया? देखो जो कॉर्नर निकल रहे हैं ना उनकी तरफ H लगा दो, अगर वो सेम साइड लगे तो सिस और अपोजिट साइड लगे तो ट्रांस। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, बात क्लियर हो रही है? एक लाइन में समझ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए साइक्लोएल्कीन आया तो उसमें सिस फॉर्म कैसे होगा, ट्रांस फॉर्म कैसे होगा, ये क्लियर हो गई। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको समझ में आ गए। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के साथ तो आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा कि कोई भी इस तरह का कंपाउंड आता है तो उसमें हम सिस और ट्रांस बता सकते हैं। कॉर्नर, जो कॉर्नर दिखे ना जिस डायरेक्शन में है बस H लगा दो, अगर H सेम साइड है तो सिस हो जाएगा, H अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जो है इस तरह से ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट खत्म हो जाता है कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, फॉर्मूले से आइडिया लग जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल एरिया है तो 2 की पावर n कर दीजिए, अगर सिमेट्रिकल है तो देखिए कि ऑड है कि इवन है, ऑड है तो ऑड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, इवन है तो इवन वाला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या कर लेंगे? इस तरह बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।